अब एक नई श्रेणी खुल गई है जिसे एल्गो सेवा प्रदाता कहते हैं। ठीक है। एल्गो सेवा प्रदाता कौन है? एक फिनटेक की तरह है जो खुद निवेशक नहीं है, लेकिन वे अवसरों की पहचान करने, नए तर्क लिखने और अपनी रणनीतियां तय करने में माहिर है। इसलिए ये वे लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा तर्क, ज़्यादा से ज़्यादा रणनीतियां लेकर आएंगे और फिर हम इसे निवेशकों को इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। सभी को नमस्कार। मार्केट पिलर्स अनकवर्ड में आपका स्वागत है। मैं अवान डुबैश हूँ। यहाँ हम भारत के वित्तीय परिवर्तन के असली कारणों को उजागर करते हैं। आज हमारे साथ है श्री मनीष अशर, जो नॉर्थ स्टार कंसल्टिंग के मालिक हैं और सिस्टम ऑडिट में 3 दशकों से अधिक अनुभव रखते हैं वित्तीय बाजारों में। दरअसल उन्होंने देश के प्रमुख स्टॉक ब्रोकरों के साथ काम किया है और सिस्टम ऑडिट, सुरक्षा ऑडिट, ट्रेडिंग तकनीक, आर्किटेक्चर और नियामक ढांचों में उनकी गहरी विशेषज्ञता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम एल्गोरिथम ट्रेडिंग के विषय पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं। हम विस्तार से देखेंगे कि ये कैसे वित्तीय परिदृश्य को बदल रहा है, साथ ही इसके नियमों और जोखिमों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि इस क्षेत्र में कैसे भाग लिया जा सकता है। आपकी विशेषज्ञता की सराहना करते हुए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप इसके क्षेत्र में 20 से 30 वर्षों से काम कर रहे हैं और इस विषय की गहरी समझ रखते हैं। आपकी जानकारी और अनुभव हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। कृपया अपनी व्यावसायिक पृष्ठभूमि और शुरुआत के बारे में बताएं। बहुत बढ़िया। तो मैं इसे 3 पूंजी बाजारों के परिप्रेक्ष्य में रखूंगा। हम पिछले 20 वर्षों से इन अनुपालन संबंधी सिस्टम ऑडिट, साइबर सुरक्षा ऑडिट और अन्य कई चीज़ों के लिए सक्रिय रहे हैं, जो एक स्टॉक ब्रोकर के लिए एक्सचेंज और सेबी द्वारा अनिवार्य हैं। और हम काफ़ी समय से उनमें से कई के लिए सिस्टम ऑडिट, साइबर सुरक्षा ऑडिट कर रहे थे। इसके अलावा जब भी सेबी से कोई समेकन पत्र आता था, हम अपनी राय देते थे। हम अपनी राय देते हैं जिससे उन्हें नीतियां और प्रक्रियाएं बनाने में मदद मिलती है। तो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो नहीं समझता, अगर आपको इसे 10 साल के बच्चे को समझाना हो तो आप एल्गोरिथम ट्रेडिंग कैसे समझाएंगे? ठीक है, एल्गोरिथम ट्रेडिंग का अर्थ है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो बिना मानव हस्तक्षेप के ट्रेड करता है। ये स्वतः ट्रेड करता है। मैं इसे व्यापक क्षेत्रों में बांटता हूं। एक एल्गोरिथम है जो निष्पादन एल्गोरिथम है, जहां आप पैरामीटर सेट करते हैं कि कब किस दर पर क्या खरीदना है। आप इसे सिस्टम में सेट करते हैं। अब सिस्टम को स्वतः काम करने दें। जब ये दिए गए पैरामीटर तक पहुंच जाएगा तो ये ऑर्डर निष्पादित कर देगा। यह प्रक्रिया तेज, सटीक और अनुशासित होती है। इससे मानवीय भावनाओं की भूमिका लगभग समाप्त हो जाती है, चाहे वो खरीद आदेश हो या फिर बिक्री आदेश। इसे निष्पादन एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक है। इसमें कोई विशेष जानकारी नहीं दी जाती है, लेकिन पैरामीटर प्रदान किए जाते हैं और पैरामीटर को निर्धारित किया जाता है। जैसे ही सिस्टम को यह पता चलता है कि बाजार उन पैरामीटर्स को पूरा कर रहा है तो वो ऑर्डर दे देता है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग का दूसरा पहलू वह सिस्टम है जिसमें एक अंतर्निहित तर्क होता है, जो ये समझने की कोशिश करता है कि बाजार का परिदृश्य कैसा बन रहा है। अब बाजार के परिदृश्य के आधार पर यह खरीदने या बेचने का निर्णय करेगा। अब यह सिस्टम एक बुद्धिमान प्रणाली है जो कई सिस्टम मापदंडों पर काम करती है, जिसमें तर्क और बहुत सारे बैक टेस्टिंग शामिल है। इसमें एक अंतर्निहित बुद्धिमत्ता है। अब एक बुद्धिमान एल्गोरिथम है जिसे हमने निर्णय लेने वाला एल्गोरिथम कहते हैं। यह सिस्टम बिना किसी बड़े हस्तक्षेप के अपने आप काम करता है। डीलर इस पर नजर रख सकता है, लेकिन सिस्टम खुद यह निर्णय लेगा कि क्या कोई अच्छा परिदृश्य या अवसर है और तभी वो ट्रेड करेगा। ये एक निष्पादन और निर्णय लेने वाला एल्गोरिथम है। इसके 2 प्रमुख पक्ष हैं। ठीक है, तो चलिए उसी पर लौटते हैं। भारत में ये कब शुरू हुआ? निवेशकों की प्रतिक्रिया क्या थी? तब का नियामक ढांचा कैसा था और अब ये कैसे विकसित हुआ है? एल्गोरिथम ट्रेडिंग लगभग 2005 के बाद से ही अस्तित्व में थी, लेकिन यह मुख्य रूप से संस्थानों के लिए ही थे। बाद में कई प्रॉप डेस्क भी इसमें शामिल होने लगे और इससे उनके लिए बाजार का आकार वास्तव में बहुत बड़ा हो गया। तो आपके पास मुख्य रूप से संस्थागत ट्रेडर और प्रॉप डेस्क थे जो एल्गोरिथम ट्रेडिंग के माध्यम से भाग ले रहे थे।
इस परिदृश्य के कारण चूंकि पहले से ही ट्रेडिंग चल रही थी, खुदरा निवेशकों की भी एल्गोरिथम ट्रेडिंग में भाग लेने में रुचि बढ़ गई थी। इसमें भागीदारी लगातार बढ़ रही है। खुदरा निवेशक भी अब ये जानना चाहते हैं कि कौन से एल्गोरिदम उन्हें फायदेमंद ट्रेड में मदद कर सकते हैं। वे समझना चाहते हैं कि कौन से एल्गो सबसे लाभकारी हैं। साथ ही उनके पास ऐसे टूल्स भी हैं जिनसे वे बेहतर निर्णय लेकर अधिक लाभ कमा सकते हैं। अब जब हम एल्गोरिथम ट्रेडिंग समझ गए हैं तो इसके प्रकार बता सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक था निष्पादन एल्गोरिथम जो आपके निर्धारित मापदंडों के आधार पर व्यापार करता है। दूसरा है निर्णय लेने वाला एल्गोरिथम जिसमें एक प्रोग्राम लॉजिक होता है और जो अपने आप निर्णय लेता है। तो आमतौर पर कौन सी रणनीतियां अपनाई जाती तो हैं? कई रणनीतियां हैं, जैसे कि आप भविष्य से भविष्य तक आर्बिट्रेज कर सकते हैं, आप कई एक्सचेंज आर्बिट्रेज कर सकते हैं, और कई प्रकार एल्गोरिदम हैं जिनमें से कुछ को एक्सचेंज द्वारा पूर्व अनुमोदित किया गया है। मूल रूप से होता यह है कि कोई भी विक्रेता, जो अंतिम विक्रेता होता है, एक रणनीति बनाता है, उसे अनुमोदन प्राप्त होता है, फिर वो एक्सचेंज में अनुमोदन के लिए आवेदन करता है। जब एक्सचेंज उसे अनुमोदन देता है तो वो एक अधिकृत रणनीति बन जाती है जिसे अनुमोदित रणनीति कहा जाता है। कई रणनीतियां हैं जो ब्रोकर इन हाउस विकसित कर सकते हैं और एक्सचेंज से मंजूरी ले सकते हैं। ये इन हाउस रणनीति ही रहेगी। कई रणनीतियां एक्सचेंज द्वारा पूर्व अनुमोदित होती हैं। विक्रेता वही तर्क विकसित कर सकते हैं और ब्रोकरों को दे सकते हैं जिसे निवेशक उपयोग कर सकते हैं। या अगर कोई ब्रोकर अपना अनूठा तर्क पेश करना चाहता है, वे तर्क तैयार कर एक्सचेंज से अनुमोदन लेंगे और फिर ब्रोकरों और निवेशकों को हमारी रणनीतियों में उपयोग की अनुमति देंगे। यह एक नियामक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 2005 में नियामक प्राधिकरण, क्या वे इस पर बहुत ग्रहणशील थे? हमें एल्गो ट्रेडिंग के लिए समग्र विनियमन ढांचे के बारे में थोड़ा और बताइए। हाँ, 2005 में एल्गोरिथम ट्रेडिंग बहुत कम थी। ज्यादातर ब्रोकर इसका उपयोग नहीं कर रहे थे और कई सॉफ्टवेयर इसे प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं दे रहे थे। इस पर कई प्रतिबंध थे कि किन परिस्थितियों में एल्गोरिथम ट्रेडिंग हो सकती है और कब इसे रोकना चाहिए। स्थिति यह थी कि अगर बाजार एक निश्चित प्रतिशत से नीचे जाता तो एल्गोरिथम ट्रेडिंग रोकनी होती। इसलिए शुरुआत में कई प्रतिबंध थे। अब बाजार खुल चुके हैं और नियामकों ने ब्रोकरों को अधिक व्यापक अवसर प्रदान किए हैं। अब वे उदारा निवेशकों को सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से एल्गोरिथम ट्रेडिंग करने का अवसर देने के लिए उपाय खोज रहे हैं। इसलिए एक सर्कुलर जारी किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी को सही अवसर मिले। यह कदम पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने की दिशा में भी एक प्रयास है। खुदरा निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए एल्गोरिदम ट्रेडिंग में उपाय किए जाने चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक व्यापक दिशा निर्देश जारी किया है कि किस तरह की स्थिति की अनुमति दी जाएगी। एक, सचेंज, ब्रोकर, एल्गो, सेवा प्रदाता और निवेशक की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। यह नियामक की ओर से विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है, जिससे उन्हें एक तरह का दिशा निर्देश मिलता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, किन बातों से सावधान रहना चाहिए। और अब यह खुदरा निवेशकों के लिए एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। अब तक उनके लिए कोई विनियमित प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं था। इस वजह से वे सीमित विकल्पों तक ही सिमटे रहते थे। अब एक्सचेंज यानी नियामक उनके लिए इसे एक बहुत ही संरचित अवसर बना रहे हैं। उन्होंने इसे अनुकूल किया। उनके लिए उपयुक्त। सेबी के हालिया सर्कुलर पर ध्यान दें, ये बड़ा बदलाव लाएगा। इसे लागू करना बाकी है, पर असर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिशा निर्देश क्या हैं और कब लागू होंगे? बिल्कुल सही। इसलिए सेबी हमेशा ये देखने की कोशिश करता रहा है कि खुदरा निवेशकों की एल्गोरिथम ट्रेडिंग में भाग लेने में कितनी रुचि है। खुदरा विक्रेताओं के लिए एल्गो ट्रेडिंग में सही तरीके से भाग लेना आसान बनाने के उद्देश्य से सेबी ने पहले एक परामर्श पत्र जारी किया था। इसमें बहुत से लोगों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस वर्ष फरवरी यानी 2025 के फरवरी महीने में सेबी ने एक दिशा निर्देश जारी किया कि कैसे एक खुदरा निवेशक एल्गोरिथम ट्रेडिंग में भाग लेने के लिए किसी प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकता है। 1 मई के लिए स्पष्ट तस्वीर के साथ
वे एक बेहतर और अधिक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए 5 मई को उन्होंने सर्कुलर का थोड़ा और विस्तृत संस्करण जारी किया। अब इस दिशा निर्देश का मूल अर्थ यह है कि इसमें कई हितधारक शामिल होंगे, जैसे एक्सचेंज, ब्रोकर, निवेशक और कोई यूएस सेवा प्रदाता। उन्होंने प्रत्येक हितधारक के लिए भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निर्धारित की हैं। एक खुदरा निवेशक जो एल्गोरिथम प्लेटफॉर्म का उपयोग करके व्यापार करना चाहता है और जिसे उम्मीद है कि उसके ऑर्डर प्रति सेकंड 10 से ज्यादा होंगे, वो भी एक विकल्प होगा। तो ये एक सीमा है जो नियामक द्वारा निर्धारित की गई है। यदि कोई खुदरा निवेशक प्रति सेकंड 10 से अधिक ऑर्डर भेजना चाहता है तो उसके लिए ओपीएस होगा। 10 ओपीए के बाद उसे अनिवार्य रूप से अपने ब्रोकर से अनुरोध करना होगा, जो बदले में एक्सचेंज से उस एल्गोरिथम की मंजूरी प्राप्त करेगा। तो अब ये एक ऐसा चरण होगा जहां इस तरह के एल्गोरिथम के पंजीकरण का रास्ता खुलेगा। प्रत्येक एल्गोरिथम में एक विशिष्ट एल्गोरिथम आईडी होगी जिसे एल्गो आईडी कहा जाएगा। ठीक है, तो जब कोई रिटेलर ऑर्डर पास करता है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उस ऑर्डर में एक्सचेंज को एल्गो आईडी प्रदान की गई हो, ताकि एक्सचेंज को पता चले कि एक एल्गो ऑर्डर आ रहा है। सही बात है, एक रिटेलर अपना तर्क खुद लिख सकता है, लेकिन उसे एक्सचेंज से इसकी मंजूरी लेनी होगी। बदले में उसे एल्गो आईडी प्राप्त होगी जिसे उसे अपने हर ऑर्डर में सम्मिलित करना होगा। इसके अलावा ब्रोकर निवेशकों और ट्रेडर्स को विभिन्न रणनीतियां भी सुझाएंगे। इनमें से हर रणनीति की एक अलग एल्गो आईडी होगी। अब हर ऑर्डर के लिए पहचानना जरूरी है कि वो एल्गो है या नहीं। पहले यह संस्थागत स्तर पर होता था, अब खुदरा ऑर्डर जो एल्गो है पहचान के साथ आएगा, जिसमें एल्गो ऑर्डर और विशिष्ट एल्गो आईडी होगी। अब एक नई श्रेणी है जिसे एल्गो सेवा प्रदाता कहते हैं। ठीक है, एल्गो सेवा प्रदाता क्या है? यह फिनटेक जैसा है जो खुद निवेशक नहीं होते, पर वे अवसर पहचानने में कुशल हैं। नए तर्क लिखें, नई रणनीतियां परिभाषित करें। ये लोग अधिक से अधिक तर्क और रणनीतियां लाएंगे जिन्हें आप निवेशकों के लिए उपयोग कर सकते हैं। इससे निवेश निर्णयों की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। अब एक्सचेंजों ने नियामकों को भी जिम्मेदार बनाया है, क्योंकि तर्क में परिभाषित है नियम। आमक यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि तर्क में कोई गड़बड़ी न हो जो बाजार को प्रभावित कर सके। तो अब वे एक्सचेंज में पंजीकरण करेंगे और साथ ही उसके तर्क को लिखने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास होगी। अब अगर ऑर्डर एल्गो सेवा प्रदाता द्वारा भेजा जा रहा है, यह सीधे निवेशक से नहीं जा रहा है। निवेशक एल्गो सेवा प्रदाता के तर्क का उपयोग कर रहा है और एल्गो सेवा प्रदाता सर्वर ब्रोकर को ऑर्डर भेजता है और ब्रोकर उस ऑर्डर को एक्सचेंज को भेजेगा। अब नियामकों ने इस बात को ध्यान में रखा है कि एल्गो सेवा प्रदाता की पहचान और प्रामाणिकता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि कोई भी सीधे ब्रोकर को ऑर्डर पोस्ट न कर सके। इस कारण एक्सचेंज ने यह अनुरोध किया है कि हर एल्गो सेवा प्रदाता को एक विशिष्ट आईपी या स्थिर आईपी के माध्यम से ही ब्रोकर से संपर्क करना होगा। इससे सुरक्षा और निगरानी दोनों में सुधार होगा। यह आईपी ब्रोकर के अंत में श्वेत सूचीबद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो ब्रोकर को यकीन है कि यह ऑर्डर किसी और से नहीं बल्कि अधिकृत एल्गो सेवा प्रदाता से आ रहा है। एक बार ऐसा हो जाने पर वे एक बहुत ही विशिष्ट एल्गो सेवा प्रदाता बन जाएंगे जो नियामकों के साथ पंजीकृत है और अब ब्रोकर को ऑर्डर भेज रहा है। इससे उनके बीच एक घनिष्ठ तालमेल बनता है। यह एक बंद पारिस्थितिकी तंत्र है। ब्रोकर, कृषि सेवा प्रदाता और खुदरा निवेशक के बीच यह विश्वास बना रहता है। हाँ, तो दो तरह की रणनीतियां होंगी। एक तो मूल रूप से एक व्हाइट बॉक्स होता है जिसे हम कहते हैं, जहां तर्क प्रकाशित होता है और ये सभी को पता होता है, और दूसरी ब्लैक बॉक्स रणनीतियां होंगी जहां तर्क दूसरों को पता नहीं होता। सही बात है। इस तरह दो तरह की व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स रणनीतियां होती हैं। तो सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव होगा। एल्गो ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए आप नियामकों से क्या अपेक्षा करेंगे? क्या कुछ विशेष कदम और उपाय जरूरी होंगे? तो अब तक जिन खुदरा निवेशकों के पास अपने एल्गोरिदम ऑर्डर को आगे बढ़ाने के लिए सही प्लेटफॉर्म या सही ढांचा नहीं था, उन्हें पहली बार सही परिप्रेक्ष्य में बड़ा अवसर मिल रहा है। बिल्कुल सही। अब कोई अस्पष्ट
टता नहीं है। ये बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश है कि वे कैसे भाग ले सकते हैं। युवा निवेशकों के नए समूह को देखते हुए जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही समय है। ये एक बड़ा कदम साबित होने वाला है। निवेशकों का समूह अब रिटेल एल्गोरिथम ट्रेडिंग शुरू करेगा। सही है, हम उनके लिए सही ढांचे के साथ अवसर देखते हैं। ठीक है, तो संक्षेप में इसके विकास के बारे में बताएं। क्या ये अब भी संस्थागत निवेशकों के लिए अधिक है या खुदरा निवेशक एल्गो ट्रेडिंग में अधिक भाग ले रहे हैं? ये 2005 से कितना बढ़ा है? तो संस्थागत और प्रॉप ट्रेड दोनों ही फायदे में हैं। उनके पास बड़ी मात्रा में ऑर्डर आते हैं। वे जो वॉल्यूम जनरेट करते हैं वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए एल्गो ट्रेडिंग परिदृश्य में उनका दबदबा है वर्तमान में। जबकि एक्सचेंज या नियामक की ओर से कोई स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं है। ये मान लेना सही होगा कि लगभग 45% ट्रेड होता है कुल वॉल्यूम में एल्गोरिथम ट्रेडों पर। तो ये पीडीएल संस्थान और प्रॉप डेस्क से आ रहा है। क्योंकि खुदरा एल्गोरिथम प्लेटफॉर्म अभी नियमित नहीं है, इसलिए उनकी वास्तविक भागीदारी का स्तर अज्ञात है। ठीक है, लेकिन जिस तरह का विनियमन आ रहा है उसे देखते हुए हमें बाद में संस्थागत और खुदरा भागीदारी के बारे में स्पष्ट और विस्तृत आंकड़े प्राप्त होंगे। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये तकनीक पर इतना ज्यादा निर्भर है और इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, तो एल्गो ट्रेडिंग से जुड़े जोखिम क्या हैं? जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि क्या ये किसी खास तरह के निवेशक के लिए है और इसके जोखिम क्या है? बिल्कुल सही। तो मैं कहूंगा कि सही परिप्रेक्ष्य में देखें तो जोखिम बहुत बड़ा है। क्योंकि आप बड़ी मात्रा में काम कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये पहचानना होगा कि उन्होंने जो एल्गोरिथम विकसित किया है, जो रणनीति बनाई है, वो सभी संभावित जोखिम प्रबंधन पहलुओं का ध्यान रख रही है। अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसे उसी समय रोकना चाहिए। अगर एल्गोरिथम काम नहीं कर रहा है तो उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है और उसे कैसे रोका जा सकता है, यह भी देखना होगा। हमने पहले भी एल्गोरिथम ट्रेडिंग के गलत काम करने के उदाहरण देखे हैं, जिससे कुछ पुस्तकों को बड़ा नुकसान हुआ है, जो चिंता का विषय है। क्या आप उदाहरण दे सकते हैं? कोई मामला या उल्लेखनीय बात? यह कुछ संस्थाओं के नाम बताने जैसा होगा। सही कहा, मैं उन संस्थाओं के नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन 2 ऐसे उदाहरण थे जहां बाजार को एक खास दिशा में खींचा गया क्योंकि एल्गोरिथम ने गलत व्यवहार किया था। इसका असर काफी व्यापक और गंभीर था। बाद में सेबी और एक्सचेंज को कई हितधारकों को हुए नुकसान को समायोजित करने और फिर सब कुछ सही जगह पर लाने का तरीका ढूंढना पड़ा। ठीक है, तो क्या आप कुछ आंकड़े साझा कर सकते हैं? क्या भारत में एल्गो ट्रेडिंग के चलन के बारे में विस्तार से जानकारी दे सकते हैं? क्या विदेशों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं? तुलना कैसे करें? कई विकसित देशों में ये प्रक्रियाएं पहले से हैं। बिल्कुल सही। जैसा मैंने पहले बताया, भारत में हर साल लगभग 45% एल्गोरिथम ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीब 80% ट्रेडिंग एल्गोरिथम से होती है। विदेशों में यह प्रतिशत और भी अधिक है। हम धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, क्या आपको लगता है कि एल्गो ट्रेडिंग जो विदेशों में पहले से ही बहुत है और बढ़ेगी? आपका अनुमान क्या है? भारत के बारे में मैं यही कहूंगा, एल्गोरिथम ट्रेडिंग में संस्थागत प्रगति काफी हुई है। इस क्षेत्र में जागरूकता भी बढ़ रही है, लेकिन आप पिछले कुछ वर्षों को देखें तो विकास की गति उतनी तेज नहीं रही है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि बहुत से युवा निवेशक अब इस व्यापार के क्षेत्र में आ रहे हैं। उन्होंने एल्गोरिथम ट्रेडिंग करना सीख लिया है और वे हर उस प्लेटफॉर्म में भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं जो वर्तमान में उपलब्ध है। यह क्षेत्र वास्तव में अच्छी तरह से बढ़ रहा है। जिस तरह से अब सेबी प्लेटफॉर्म के दाईं ओर भागीदारी की व्यवस्था करेगा, उससे निश्चित रूप से खुदरा भागीदारी में भी काफी वृद्धि देखने को मिलेगी। आप जानते हैं, हमको होस्टिंग, को लोकेशन जैसे शब्द सुनते हैं। क्या आप बता सकते हैं इसका मतलब? ठीक है, तो कुछ तकनीकी शब्द हैं जो आमतौर पर कैपिटल मार्केट में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि HFT हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और कोलो। आपके पास LLT जैसा कुछ है जिसमें कम विलंबता होती है। सही है, तो ऐसे कई शब्द होते हैं। HFT का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड। ठीक है। क्या होता है कि आप कुछ ही सेकंड में एक बड़ा ऑर्डर या कई सारे ऑर्डर को पूरा करना चाहते हैं। सही बात है। यहाँ असली चुनौती यह है कि आप कितने कम
समय में अधिक से अधिक ट्रेड प्रोसेस कर सकते हैं। यही चुनौती हमेशा बनी रहती है। इसीलिए HFT सक्षम सिस्टम आपको मिलीसेकंड में बहुत ही कम समय में अच्छी मात्रा में ट्रेड करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। इससे कई ऑर्डर मिलेंगे और उन ऑर्डर्स को पूरा किया जाएगा। इस तरह अधिक वॉल्यूम मिलेगा, अधिक ट्रेड होगा और अधिक मुनाफा होगा। ठीक है। ये HFT के लिए निर्धारित है। ठीक है। लो लेटेंसी ट्रेडिंग एक और शब्द है। LT में जब किसी ब्रोकर का सर्वर कोई ऑर्डर भेजता है तो वो एक्सचेंज तक पहुंच जाता है। सर्वर से एक्सचेंज तक ऑर्डर भेजने में कुछ मिलीसेकंड का समय लगता है। इस समय में थोड़ी भी कमी प्रतिस्पर्धा में बड़ा अंतर ला सकती है। अब इस ट्रांसमिशन समय को कम करने का एक तरीका है, भले ही वो 1 मिलीसेकंड ही क्यों ना हो। पहले ब्रोकर अपने सर्वर अपने ऑफिस में रखते थे और एक लीज लाइन होती थी जो एक्सचेंज से जुड़ती थी। उनके कार्यालय से एक्सचेंज तक ऑर्डर भेजे जाते थे। अब मुंबई में स्थित सर्वर को BKC, मुंबई में स्थित NSI तक पहुंचने में कम समय लगता है, लेकिन दिल्ली में स्थित सर्वर को मुंबई के NSI तक पहुंचने में थोड़ा अधिक समय लगता है। इसलिए लोग अपन सर्वर को मुंबई में स्थापित करना पसंद करने लगे। फिर वे मिलीसेकंड के अंश को भी कम करने के लिए एक्सचेंज पर ही सर के पास जाने लगे। यह सही बात है। और अंत में एक्सचेंज ने कोलो जैसी कुछ सुविधाएं प्रदान करनी शुरू कर दी। कोलोकेशन का छोटा रूप है। ठीक है। कोलोकेशन असल में क्या है? एक्सचेंज ब्रोकर्स को अपने सर्वर एक्सचेंज के डेटा सेंटर में एक्सचेंज परिसर में ही रखने की अनुमति देता है, इसलिए निकटता बहुत कम होती है। दूसरी बात, जब हम लीज लाइन के साथ काम कर रहे होते हैं, यानी ऑफिस में सर्वर के साथ काम करते समय आपको लीज लाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ब्रोकर की तरफ एक मॉडेम होता था, एक्सचेंज की तरफ एक मॉडेम। तो मिलीसेकंड का एक अंश भी डेटा को मॉड्यूलेट या डिमॉड्यूलेट करने में लग जाता था। अब क्योंकि आप एक्सचेंज के डेटा सेंटर में बैठे हैं, इसलिए आपको सीधे कनेक्टिविटी के लिए ये मॉडेम की जरूरत नहीं है। हम इसे DC यानी डायरेक्ट कनेक्टिविटी कहते हैं। और अब मॉड्यूलेटेड डिमॉड्यूलेटेड मॉडेम की जरूरत नहीं है। तो मिलीसेकंड का वो अंश अब कम हो गया है। अब आपको डेटा बहुत तेजी से मिलता है, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है। आपने TBT का उल्लेख किया, इसे टिक बाय टिक डेटा कहा जाता है। एक एम ट्रेडर जब ट्रेड करता है तो चाहे वो ब्रोकर के ऑफिस में बैठा डीलर हो या इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग या फिर मोबाइल ट्रेडिंग का उपयोग करके ट्रेड करने वाला निवेशक हो, सभी को एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर कीमतों का अपडेट प्राप्त होता है जो बहुत तेज नहीं होती। इसे स्नैपशॉट कहते हैं। 1 सेकंड में उन्हें कीमत दिख जाती है। हाँ। लेकिन जब आप TBT का उपयोग कर रहे होते हैं, हाँ, तो आपको हर बोली, पूछ और व्यापार पर एक टिक प्राप्त होता है। इसलिए ये आपके पास वास्तविक समय का डेटा पूरी तरह से उपलब्ध होता है। अब ये मिली भाग भी HFT और LLT को ये पहचानने में बहुत सहायक होता है कि रुझान क्या चल रहा है, वे कौन से अलग अलग मूल्य स्तर हैं जिन पर बोली और पूछ होती है, और वे व्यापार के लिए बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इसे TBT कहा जाता है, इसे टिक बाय टिक कहा जाता है। हे भगवान, आपकी बातों से यही निष्कर्ष निकलता है। लेकिन तकनीक के आगमन के साथ हम सब कुछ देख रहे हैं, वास्तव में पैमाना बढ़ रहा है। ये एल्गो ट्रेडिंग को कैसे बढ़ा रहा है और आप इसे एल्गो के विकास में कैसे बढ़ावा देते हैं? तो जैसा मैंने बताया, कई रणनीतियां हैं। शुरुआत में कम रणनीतियां थीं और ज्यादा रचनात्मकता, ज्ञान और तर्क से ब्रोकर और निवेशक मुनाफा कमाने के नए तरीके खोजते थे। अगर मुझ बेहतर मुनाफा कमाने का तरीका मिलता तो और लोग उसे जानते और वही तर्क अपनाते। सब एक ही श्रेणी में आते हैं। अब अंतर करना होगा, मुनाफा कमाने का बेहतर तरीका ढूंढना होगा। और एक बार जब उन्हें कोई नया तरीका मिल जाता है तो वे ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, धीरे धीरे बेहतर ट्रेड बनाते हैं। दूसरा, लोग उस तर्क को समझ जाते हैं और अपना तर्क गढ़ लेते हैं। तो ये एक निरंतर विकसित होने वाला नवाचार है जो लगातार घटित हो रहा है। हाँ। अब जब खुदरा निवेशकों को एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए एक सही प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वे अपने स्वयं के विभिन्न अध्ययनों की ओर लौटेंगे। इसलिए हम इस क्षेत्र में काफी नवाचार देखने वाले हैं। बिल्कुल, हमने एल्गो ट्रेडिंग के जोखिमों की बात की थी। अब फायदे देखें। ये तेज कुशल और भावना रहित ट्रेडिंग करता है।
कई बाजारों का विश्लेषण कर बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। कुछ चीजों के दो पहलू होते हैं, सही है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग में हम बहुत वॉल्यूम जनरेट होते देख रहे हैं। अब जब बहुत वॉल्यूम जनरेट होता है तो रिटेल प्रतिभागी को अच्छी लिक्विडिटी मिलती है। अगर वो कुछ खरीदना या बेचना चाहता है तो दूसरी तरफ कोई होता है जिसके पास ट्रेड के लिए वॉल्यूम होता है, यही फायदा है। दूसरा पहलू एल्गोरिथम ट्रेडिंग है। टिक बाय टिक डेटा बाजार के रुझान पहचानने और तेज ट्रेडिंग में मदद करता है, जो खुदरा निवेशक के लिए ये आसान नहीं। यह डेटा बेहद उच्च आवृत्ति पर आता है, जिसे साधारण तरीकों से पढ़ना कठिन होता है। ऐसे में एल्गो ट्रेडिंग तेज निष्पादन और अधिक लाभ की संभावना देता है, जबकि मैन्युअल एंट्री के चलते खुदरा निवेशक पीछे रह जाता है। यही एल्गो की ताकत है जो इसे एक प्रभावी लेकिन चुनौतीपूर्ण उपकरण बनाती है। ठीक है, इससे उसे बेहतर तरलता मिलती है। ठीक है, आपने एल्गो ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों पर चर्चा की। एक खुदरा निवेशक इन जोखिमों से खुद को बेहतर तरीके से कैसे सुरक्षित कर सकता है? बिल्कुल सही। तो रिटेल इन्वेस्टर बुक कुछ एल्गोरिथम रणनीतियों के साथ काम करेगी, जिन्हें एक ब्रोकर द्वारा विकसित और संचालन में लगाया जाता है। कुछ रिटेल रणनीतियां होंगी जो एक एल्गो सेवा प्रदाता द्वारा पेश की जा सकती हैं, और कुछ प्रकार की एल्गो रणनीतियां होंगी जिन्हें निवेशक स्वयं डिजाइन कर सकते हैं। सही। इसलिए निवेशक को यह जानना होगा कि किसी विशिष्ट बाजार परिदृश्य में उसके विशिष्ट उद्देश्य के लिए कौन सी रणनीति सही है। इसलिए किसी को सोच समझकर यह निर्णय लेना होगा कि मुझे किस समय, यहां तक कि समय के किस हिस्से में क्या उपयोग करना चाहिए। ये ऐसा है जैसे आप जानते हैं, अगर आप गोल्फ खेल रहे हैं तो आपको कई स्टिक दी जाती हैं और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टिक कब इस्तेमाल करनी है। ये सही बात है। तो कई रणनीतियां उपलब्ध हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी रणनीति कब इस्तेमाल करनी है। ये वो चीजें हैं जो एक खुदरा निवेशक को अपने लिए सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए उसे एल्गोरिथम ट्रेडिंग की बारीकियों, तर्क और अपने हितों की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। ए, जिससे उसे ज्यादा फायदा हो सके और अपने सामने आने वाले किसी भी जोखिम से कैसे निपटना चाहिए, ये सब सीखना होगा। इसलिए उसे बहुत कुछ सीखना होगा। ये कोई ऐसा उत्पाद नहीं है जिसे आप खरीद कर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपको पहले ये पता लगाना होगा कि आपके लिए क्या उपयुक्त है, उसे चुनें और फिर उसे अपने काम में लगाएं। बिल्कुल सही। तो ये शोध और होमवर्क करना बहुत ही जरूरी है। क्या एल्गो ट्रेडिंग के बारे में कुछ मिथक हैं जिन्हें आप तोड़ना चाहेंगे? कुछ ऐसा जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि ये सब कुछ है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। तो ये एक मिथक है कि एल्गोरिथम ट्रेडिंग हमेशा मुनाफा देती है। इसमें नुकसान भी हो सकता है और एल्गो का फेल होना सबसे बड़ा जोखिम है। ये दो बातें मिथकों को समझने में जरूरी हैं, इसलिए सावधानी और निगरानी बेहद जरूरी है। आपने एल्गो ट्रेडिंग पर बहुत ही विस्तार से और रोचक तरीके से बताया। अब मैं आपके बारे में और जानना चाहती हूँ। तो EMT, टाइपिंग और तकनीक के अलावा क्या आपके पास कोई और शौक या जुनून है जिसे आप अपने खाली समय में दिल से करते हैं? जैसे कोई रचनात्मक गतिविधि, संगीत, किताबें या फिर यात्रा? मुझे ये जानकर वाकई बहुत अच्छा लगेगा। मूल रूप से हम सिस्टम पर अधिक समय बिताते हैं, तो सोशल मीडिया, लिंक्डइन पर सीखने और अधिक समीक्षा हमें रुचि होगी। सही है, ये अधिक सिस्टम आधारित है। हाँ, यात्रा करना मेरे प्रमुख शौकों में है। बहुत बढ़िया। हम आशा करते हैं कि आपकी सफल एल्गो ट्रेडिंग से आप दुनिया की यात्रा कर पाएंगे और नई जगहें खोज पाएंगे। आपका धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये एपिसोड आंखें खोलने वाला था। बहुत कम लोग एल्गो ट्रेडिंग को समझते हैं। आपने हमें बताया कि तकनीक इसका ऐसे लाभ उठा रही है। भारत की कहानी, नियामक ढांचा, फायदे, नुकसान और भी बहुत कुछ। इसके लिए धन्यवाद। और इसके साथ ही हम निश्चित रूप से एल्गो ट्रेडिंग के बारे में और भी ज्यादा समझदार और जानकार हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मनी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।